माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सेकंड अपने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, थर्ड अपन ने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड। अब अपन पढ़ेंगे जो फोर्थ है, जो इसकी फोर्थ एप्लीकेशन थी वो थी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। अपन एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की बात करने जा रहे थे। तो अपन इस एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी किस तरीके से देखेंगे वो अपन इसकी बात कर लेते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव को काम में लेके अपन एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का अपन किस तरीके से पता करते हैं वो बातें करते हैं। तो एल्कोहल्स का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले बात आती है एल्कोहल्स की। एल्कोहल्स का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं। इनकी क्रियाशीलता जो डिपेंड करेगी, इनकी नेचर, इसकी बंध की प्रकृति पर निर्भर करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों एल्कोहल्स हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये जो तीनों एल्कोहल्स हैं इनकी जो क्रियाशीलता है वो इस प्रकृति पर निर्भर करेगी, COH। ये जो बॉन्ड है ये तीनों में ही क्या होगा, कॉमन होगा। CO बॉन्ड और OH बॉन्ड ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्कोहल्स में कॉमन होगा। अब बात आती है इसकी क्रियाशीलता की, रिएक्टिविटी की। तो क्रियाशीलता एक तो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये बॉन्ड CO बॉन्ड ब्रेक होगा या OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसकी नेचर क्या होगी, या तो OH बॉन्ड के आधार पर इसकी क्रियाशीलता बताएं या अपन क्या बताएं, इस CO ग्रुप के आधार पर या CO बॉन्ड के आधार पर इसकी क्रियाशीलता बताएं। तो इसकी एल्कोहल्स की क्रियाशीलता एक तो OH बॉन्ड के आधार पर हो गई और एक CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर हो गई। तो सबसे पहले जो अपन इसकी कैटेगरी बना लेते हैं कि एल्कोहल्स की जो क्रियाशीलता है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। एक तो OH बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर, OH के आधार पर, OH बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर। एक मैं कहूं कि CO क्लीवेज के आधार पर, CO बॉन्ड के आधार पर। तो एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का मतलब क्या हो गया, या तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता होगी, या CO बॉन्ड ब्रेक होने से इसकी क्रियाशीलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ OH बॉन्ड के आधार पर। हम OH बॉन्ड के आधार पर एल्कोहल्स की जो क्रियाशीलता है वो प्रेरणिक प्रभाव को काम में लेके समझाएंगे। तो इसके आधार पर सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो है OH बॉन्ड के आधार पर। तो इसके लिए मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स कंपैरेटिवली बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 OH। ये कितने डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से मैं 2 डिग्री एल्कोहल्स का एग्जांपल भी इसके साथ कंपैरेटिवली चलने देता हूँ। ये कितने डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री। इसी तरीके से मैं 3 डिग्री एल्कोहल्स की बात कर लेता हूँ, RCROH। ठीक है, मैंने बात करी ये 3 डिग्री एल्कोहल की। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है या क्रियाशीलता है वो अपन प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर इजीली समझा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ये जो इसमें एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है, इसमें जो एल्किल ग्रुप है, इसमें जो एल्किल ग्रुप है, तो हम देख रहे हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री एल्कोहल्स और 1 डिग्री एल्कोहल्स। जब 3 डिग्री एल्कोहल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप है, 2 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है, और 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 एल्किल ग्रुप है। तो मैं बात करूँ एल्किल ग्रुप हमेशा ही कौन सा इफेक्ट देता है, +I इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब
प्लस आई प्रभाव हमेशा ही एल्किल ग्रुप देगा। यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई, यहाँ पे भी ये एल्किल ग्रुप प्लस आई और ये प्लस आई। तो मैंने बात की प्रेरणिक प्रभाव की, अभी क्रियाशीलता चेक कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने बात की एल्किल ग्रुप की, जो इसकी नेचर है वो क्या होती है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने की। तो अब अपन बात करते हैं OH बॉन्ड के आधार पर अपने को क्या करना था, इस OH बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना था, इस OH बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना था, इस OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, जिसके आधार पर अपन क्रियाशीलता देख रहे हैं। तो इस OH बॉन्ड को ब्रेक करने के बजाय मैं सबसे पहले इस एल्किल ग्रुप की बात करूंगा, जिसने प्लस आई प्रभाव शो किया, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इस ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। ठीक है, इसमें दो ग्रुप्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ होगा, इस ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप है, तो तीनों एल्किल ग्रुप्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इससे ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी है यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी, और यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप के कारण और भी कम होगी। अब अपन बात करते हैं इस H से, इस OH बॉन्ड में, इस OH बॉन्ड में, इस OH बॉन्ड में, तो इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता ज्यादा होने से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं OH बॉन्ड की बात करूं तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता क्या होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ज्यादा होने से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे लेगा, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीजन ज्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेगा, कैसे लेगा। तो मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, जितनी कम इस ऑक्सीजन के इस साइड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कमी होनी चाहिए। कमी होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो किसी भी तरीके से जो प्रभाव लगा है इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें क्या होना चाहिए, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, और उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टेंडेंसी है प्लस आई प्रभाव की 3 ग्रुप्स के कारण सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स है, इधर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस H से लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होने लगती है, जिसके कारण यहाँ से ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं ले पाता। अगर ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं ले पाएगा तो ये H+ यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होगा। H+ के इजीली रिमूव नहीं होने के कारण इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसी तरीके से मैं बात करूं, यहाँ पे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, जिसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पहले से कमी है, ऐसे मैं मान लेता हूँ, जिसके कारण इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए और ये H+ यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इजीली रिमूव H+ इजीली रिमूव होने के कारण ही इसकी जो क्रियाशीलता है, या मैं बात करूँ जो इसकी रिएक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अपने बात करी कि एल्कोहल्स की जो क्रियाशीलता है वो OH बॉन्ड के आधार पर किसकी ज्यादा हुई, 1 डिग्री एल्कोहल्स की, और सबसे कम किसकी हुई, 3 डिग्री एल्कोहल्स की। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी 1 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री एल्कोहल। ये किसके ऊपर डिपेंड किया, इसने OH बॉन्ड के क्लीवेज के आधार पर। जब OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो उस कंडीशन में 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री।
अब बात करते हैं सेकंड, जो सेकंड कंडीशन थी अपनी वो क्या थी, CO बॉन्ड के आधार पर इसकी क्रियाशीलता का पता कैसे करेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन थी अपनी क्या हो गई, OH बॉन्ड के आधार पर। सेकंड क्या है, CO बॉन्ड के आधार पर। जिस तरीके से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिलेटिवली अपने बात करी, इसी तरीके से CO बॉन्ड के आधार पर इनमें अपन कंपैरेटिवली चेक करते हैं। जैसे मैंने बात की RCH2OH, RCH, ROH, RCOH, R, ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल और ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। अब अपन देख रहे हैं किस आधार पर, CO बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर। पहले अपन ने क्या बात की थी, OH बॉन्ड के आधार पर। अब अपन किसके बाद क्रियाशीलता किस पे देख रहे हैं, CO बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर। CO बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर इसकी क्रियाशीलता किस तरीके से प्रभावित होती है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ज्यादा एक बेसिक फंडा होता है कि अगर मैं इस CO बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूं, इस CO बॉन्ड को ब्रेक करूं, इस CO बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इजीली कौन सा ब्रेक होगा, जिसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। इजीली ब्रेक वही होगा जिसमें ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बनता हो, कार्बोकेटाइन बने। तो उस एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जिसमें ये CO बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है या कार्बोकेटाइन है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो अपने को पता है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें जो CO बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कंडीशन आएगी RCR पॉजिटिव। इसमें जो ब्रेक होने के बाद CO बॉन्ड ये कंडीशन होगी, इसमें ये जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कंडीशन आएगी। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अपने को पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो मैंने बात करी CO बॉन्ड ब्रेक होने से उस एल्कोहल्स की क्रियाशीलता ज्यादा होगी जिसमें बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी हो। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है, ज्यादा स्थायी। ये ज्यादा स्थायी होने के कारण इसकी जो क्रियाशीलता है वो इनके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा हुई, 3 डिग्री एल्कोहल्स की। किस आधार पर, CO बॉन्ड के आधार पर 3 डिग्री एल्कोहल्स की क्रियाशीलता ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर हो गया क्रियाशीलता का किस आधार पर, CO बॉन्ड क्लीवेज के आधार पर। तो अपन ने बात की एल्कोहल्स की क्रियाविधि, एक तो CO बॉन्ड के आधार पर, एक OH बॉन्ड के क्लीवेज के आधार पर। इसकी अलग अलग नेचर हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यह इजीली समझ में आया होगा। अब अपन बात इसकी क्रियाशीलता देख ली, एक तो OH बॉन्ड के आधार पर और एक देख ली CO बॉन्ड के आधार पर। अब अपन कुछ ऐसी रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें इजीली OH ग्रुप, अपन रिएक्टिविटी की बात की, एक तो OH ग्रुप और एक CO ग्रुप। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिसके अंदर अपन इसकी क्रियाशीलता को समझाएंगे कि किस तरीके से OH बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाली रिएक्शंस हैं और कौन सी वो रिएक्शंस हैं जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्रियाशीलता कैसे निर्धारित की जाएगी वो अपन एक एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे मैंने सबसे पहले जो बात की, जो OH बॉन्ड के आधार पर, OH बॉन्ड के आधार पर क्रियाशीलता, OH बॉन्ड के आधार पर क्रियाशीलता मतलब क्या हुआ, अपने क्रियाशीलता दो तरीके से देखी, एक तो OH बॉन्ड के कारण और एक CH बॉन्ड के कारण, CO बॉन्ड के कारण। एक तो CO बॉन्ड के कारण
और एक देखी थी OH बॉन्ड के कारण। तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जिसमें CO बॉन्ड। सबसे पहले मैं उन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं जिसमें क्या होता है, OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। सबसे पहले इसमें आती है अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। तो ये वो रिएक्शंस है जिसमें अपन एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स की OH बॉन्ड के आधार पर क्रियाशीलता को देखेंगे, किस तरीके से इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। सेकंड में बात करूंगा यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण की, मतलब क्या हुआ, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन। थर्ड में बात करूंगा इसमें अपनी जो थर्ड थी एसाइलेशन, एसाइलेशन। फोर्थ में बात एसाइलीकरण, एसाइलीकरण हो गया। इसके बाद में बात करूंगा बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण। इसके बाद में बात करूंगा टोसाइलेशन, टोसाइलीकरण, टोसाइलेशन। नंबर 6 में बात करूंगा ब्रोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन। नंबर 7 में इसकी बात करूंगा मिसाइलेशन। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर अपन क्रियाशीलता को किस आधार पे देखेंगे, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। इन सभी में क्या होगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ये किस तरीके से होगा तो अपन इसको एक एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले मैं जैसे एक छोटा सा एल्कोहल का ही एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये क्या है, ROH, ये क्या है, एल्कोहल। अपने को किसकी नेचर देखनी है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, जिसमें क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कैसे होगा देखो, अपन बात करें एल्कोहल की। अगर ये OH बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH बॉन्ड ब्रेक होने से इस पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इस H पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। H पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, RO माइनस प्लस H प्लस। अब मैं बात करता हूं, ये जो एल्कोहल है इसने क्या दिया, अपने प्रोडक्ट में देखेंगे इसने क्या दिया, H प्लस। जो H प्लस देता है उसकी नेचर क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हो गया, जो H प्लस देता है, H प्लस इसने दिया तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। और जो बना ये क्या कर रहा है, अगर ये रिएक्शन मैं रिवर्स बोल दूं, अगर ये रिएक्शन मैं रिवर्स मतलब इस साइड में उत्क्रम बोल दूं, उत्क्रम, तो इसको क्या होगा, ये RO माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्शन करके वापस क्या बना लेगा, एल्कोहल, ROH। तो इसने H प्लस ग्रहण किया, H प्लस को ग्रहण करने वाला क्या होता है, संयुग्मी, संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जो H प्लस को ग्रहण करेगा, और कॉन्जुगेट अम्ल क्या होगा, जो H प्लस को त्यागेगा। तो इस तरीके से अपने बात की कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। अब इसकी जो एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है, ये अम्लीय प्रकृति इस बात पे डिपेंड करेगी कि कॉन्जुगेट बेस स्थायी है या नहीं, स्थायी है या नहीं। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति है वो इसके दौरान बने जो संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेट बेस है, उसके स्थायित्व पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस संयुग्मी क्षार का अगर स्थायित्व ज्यादा है, अगर इसका स्थायित्व मैं कहूं ज्यादा है, अगर इस कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व ज्यादा है तो इस
जो एल्कोहल है इस एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी, अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी, अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो अपने बात की जो एल्कोहल है उसकी अम्लीय प्रकृति किस बात पे डिपेंड कर रही है कि कॉन्जुगेट बेस जो बनने वाला संयुग्मी क्षार है उसके स्थायित्व पे डिपेंड करेगी। अगर उसका स्थायित्व ज्यादा है तो जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर इसका स्थायित्व कम है तो एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो भी कम होगी। तो इसने किस बात पे डिपेंड किया कि संयुग्मी क्षार के स्थायित्व पे डिपेंड करती है। अगर इसका स्थायित्व ज्यादा है तो ज्यादा होगी, अगर ये कम है तो कम होगी। अब अपन बात करते हैं संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार पे कैसा चार्ज है, अभी इसमें दिख रहा है, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने के कारण जब किसी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका स्थायित्व कैसे डिफाइन करते हैं, उसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, किसी स्पीशीज के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो उसके पास जुड़ने वाले जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा। तो मैंने बात की किसी स्पीशीज के पास अगर कोई स्पीशीज नेगेटिव चार्ज है उसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, अगर वो उतने ज्यादा लगे हुए हैं तो उसकी स्थायित्व भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैंने बात की संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जिसके पास नेगेटिव चार्ज के पास अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे तो उसका स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा। अपने को क्या करना है, इसका स्थायित्व बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे अम्लीय प्रकृति भी बढ़ानी है एल्कोहल्स की। तो इसकी संयुग्मी क्षार की अम्लीय प्रकृति बढ़ाने के लिए या इसकी एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति बढ़ाने के लिए संयुग्मी क्षार का स्थायित्व अपन किसके द्वारा देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये संयुग्मी क्षार के स्थायित्व को बढ़ा देगा। तो मैं एक बात कर सकता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं बात करूं कि संयुग्मी क्षार का जो स्थायित्व है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैं समानुपाती बोल देता हूँ, कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व है समानुपाती किसके हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हो गया ऐसे ग्रुप्स जो कॉन्जुगेट बेस या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हैं। अगर मैं इसको प्रेरणिक प्रभाव से जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अगर मैं प्रेरणिक प्रभाव से जोड़ूं तो बोलो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अगर मैं प्रेरणिक प्रभाव की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब माइनस आई। ऐसा प्रेरणिक प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाते हैं अपनी तरफ, वो क्या हो गया, माइनस आई। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार के जो स्थायित्व को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर ये इसके स्थायित्व को बढ़ा रहे हैं, चूंकि ये क्या कर रहे हैं, संयुग्मी क्षार के स्थायित्व को बढ़ाने का काम करेंगे, तो ये और भी क्या करेंगे, इस एल्कोहल्स की जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति है इसको भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अम्लीय प्रकृति भी यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व भी इन दोनों के कारण बढ़ रहा है। इसके कारण मैं बात करूँ अम्लीय प्रकृति भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति भी यहाँ पे किसके समानुपाती होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और किसके समानुपाती होगी, माइनस आई प्रभाव। अगर मैं बात करूं इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व को कम करेगा, तो स्थायित्व का कम करेगा तो क्या करेगा, इस एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति भी यहाँ पे कम हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर 1/+i, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस है उसका स्थायित्व कम होगा, इसका स्थायित्व कम होगा तो एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति भी कम हो जाएगी।
अपने बात करी एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति की, अपने प्रेरणिक प्रभाव को काम में लेके इस OH बॉन्ड की नेचर पे डिपेंड किया, इसकी क्रियाशीलता को अपन ने इस तरीके से समझा कि इसकी अम्लीय प्रकृति कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पे डिपेंड करेगी। अगर ये ज्यादा होगा तो अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। अब अपन एक इसी कंसेप्ट पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे इजीली अपने समझ में आ जाएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने एग्जांपल लिया जैसे एल्कोहल का, मैंने एग्जांपल लिया जैसे एल्कोहल CH3OH CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH। मैंने ये एग्जांपल लिया एल्कोहल का। इसमें अपने को पूछ ले एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ, अम्लीय प्रकृति का क्रम, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, सही क्या होगा, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो अपन एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति पूछी है, अम्लीय प्रकृति पूछी है, ये एल्कोहल्स दे रखे हैं, तो एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति अपन इसके द्वारा इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो CH3 ग्रुप, ये जो CH3 ग्रुप ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल, एल्किल। ये भी कौन सा ग्रुप है, एल्किल। ये भी कौन सा ग्रुप है, एल्किल। एल्किल ग्रुप कौन सा इंडक्टिव फैक्ट देंगे, +I, ये भी +I, ये भी +I। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 है। तो ये जो CH3 ग्रुप है अपने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन या पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे तीन एल्किल ग्रुप्स का मतलब CH3 CH2 CH2। यहाँ पे जो +I होगा, +I इसका क्या होगा, नेचर ज्यादा होगा। यहाँ पे +I जो लगेगा यहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे +I सिर्फ CH3 के कारण लग रहा है तो यहाँ पे +I कम होगा, और इन दोनों के बीच का यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं अगर CH3 CH2 CH2 एल्किल ग्रुप्स की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे +I प्रभाव भी बढ़ गया। +I प्रभाव बढ़ने, +I प्रभाव ज्यादा होने, +I प्रभाव के बढ़ने के कारण +I प्रभाव अगर बढ़ गया, +I प्रभाव अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है +I। तो +I प्रभाव बढ़ने से एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति कम हो जाती है। तो यहाँ पे +I प्रभाव ज्यादा लगेगा जिसके कारण इस एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय प्रकृति है वो किसकी होगी, इस एल्कोहल्स की, क्योंकि यहाँ पे +I कम है। इसके बाद CH3 CH2OH, उसके बाद किसकी होगी, CH3 CH2 CH2OH। तो ये अम्लीय प्रकृति का क्रम हो गया, जिससे अपने को इंडक्टिव फैक्ट को काम में लेके इस एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण कर लिया। अब अपन बात करते हैं, ये बात हो गई एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति का। सेकंड अपन बात करते हैं एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, वो रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, एस्टरीकरण रिएक्शन जिसमें क्रियाशीलता देखेंगे OH बॉन्ड के आधार पर। एस्टरीकरण का मतलब क्या हुआ, जिसमें एस्टर बनेगा। एस्टरीकरण का मतलब एस्टर का निर्माण। इसके अंदर क्या होगा, जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में अपन देखेंगे कि जो एल्कोहल है उसमें उसकी क्रियाशीलता के ऑर्डर में OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। किस तरीके से होगा वो अपनी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कौन सी, अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति। दूसरी अपन बात करते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण का मतलब क्या हो गया, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन का मतलब क्या हो गया, एस्टर का निर्माण। किस तरीके से इसकी
जो क्रियाशीलता है वो OH बॉन्ड ब्रेक होने से इफेक्ट हो गया, इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन देख लेते हैं। एस्टरिफिकेशन का सबसे पहले जो बेसिक मीनिंग क्या होता है, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण किससे होता है ये अपने को मैं थोड़ा बता देता हूं। जब अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाई जाए, एल्कोहल के साथ करवाई जाए तो क्या बनता है, और यहाँ पे मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक। यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर और एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये अपनी जनरल रिएक्शन हो गई। इसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल्स के साथ करवाई जाती है, इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है, तो एस्टर का एक उत्पाद एस्टर बनेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। जैसे मैंने बात करी RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, एस्टर बनेगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O। ये मैंने बात करी एस्टरीकरण की। तो अब बात आती है, एस्टर तो बन गया, और इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो एस्टर में जो बनने वाला, अपने को कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन तो हो गई, एस्टर भी बन गया, लेकिन अपने को क्या पता कि बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ही ब्रेक हुआ है। अपने को तो ये भी डाउट हो सकता है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन में से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, या अपन बात कर सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस OH में से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। तो पॉसिबिलिटी है दोनों। तो अपने को क्या, अपन रिएक्शन तो ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होना ही है, लेकिन अपने को यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा कि कौन सी रिएक्शन या कौन सा OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए मैं इस जो एल्कोहल्स वाले ऑक्सीजन को है, मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको मैं साइन कर लेता हूं, इस पे स्टार लगा देता हूं, जिसके कारण अपन जो रिएक्शन होगी उसमें जो ये RC डबल बॉन्ड OR है, ये जो ऑक्सीजन है, ये स्टार वाला ऑक्सीजन, इसको मैंने इंडिकेट कर दिया कि ये जो ऑक्सीजन है ये किससे आया है, एल्कोहल से आया है। मतलब OH बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान ये क्या हुआ है, यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये ऑक्सीजन स्टार वाला यहाँ पे एस्टर में प्रेजेंट रहेगा। अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं रहता, अगर ये ऑक्सीजन स्टार वाला यहाँ पे नहीं आता, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल में चला जाता, तो यहाँ पे OH बॉन्ड, जो एल्कोहल का OH बॉन्ड, ये ब्रेक नहीं हो पाता। इस चीज को समझने के लिए अपन इसकी मैकेनिज्म या इसकी क्रियाविधि को देखते हैं कि किस तरीके से इस ऑक्सीजन, जो एल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक होने के बाद ये जो एस्टर है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें आ जाती है। तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं तो अपने को इजीली समझ में आएगा। इसकी क्रियाविधि देखते हैं किस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो OH बॉन्ड क्लीवेज है वो एल्कोहल्स का होगा। तो मैं क्रियाविधि की बात कर रहा हूं, क्रियाविधि किस तरीके से क्या होगा वो अपन इस क्रियाविधि में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OH प्लस, उसके बाद मैंने एल्कोहल को काम में लिया, ठीक है। इसके जो बनेगा वो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O। तो अपन क्रियाविधि, सबसे पहले जो एसिड का मॉलिक्यूल, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम यानी H+ के साथ रिएक्शन शो करेगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको अपने साथ, इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ देगा। तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH और H इस पे पॉजिटिव। ये प्रोटोनेटेड एसिड है, क्या है ये, प्रोटोनेटेड एसिड फॉर्म। प्रोटोनेटेड एसिड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इसके साथ प्रोटोन ने इजीली बॉन्ड बना लिया।
अब मैं बात करता हूं इसके साथ आगे जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, एल्कोहल्स के साथ, ROH। मैंने बताया ये जो एल्कोहल है ये अपन स्टार इसको इंडिकेट कर देते हैं, जिसके कारण अपने को एस्टर में इजीली पता चल जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन अपने स्टार्ट किया है, ये जो स्टार ऑक्सीजन ये किससे आया है, एल्कोहल से आया है। तो मैंने यहाँ पे जो एल्कोहल कहाँ मिली है उस ऑक्सीजन को मैं इंडिकेटर या स्टार्ड ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, जिसके कारण अपने को इजीली समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे जो इस कार्बन की है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, ये जो कार्बन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस ये जो ऑक्सीजन वाले लोन पे इस कार्बन पे अटैक कर जाएंगे। तो किस तरीके से क्या बनेगा, RCOH और R, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ऑक्सीजन थी अल्कोहल वाली ये स्टार्ड। ये मॉलिक्यूल बन गया रिएक्शन करने के बाद। अब क्या होगा, ये जो OH यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो H है ये H इस OH के पास चला जाएगा, ये जो H है यहाँ पे इस OH के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा, RCOH OH2 पॉजिटिव, और ये क्या हुआ OR, और ये OR वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या है, स्टार्ड। तो ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ से H+ निकल गया, ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये OR बच गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एज ए लिविंग ग्रुप काम कर रहा है OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो एक अच्छी बात नहीं है। तो एज ए लिविंग ग्रुप ये यहाँ से निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन के जो है लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ये जो OR और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ ये कंपाउंड बन गया अपन, ठीक है। और ये जो OR वाली जो ऑक्सीजन ये स्टार्ड थी। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो यहाँ से इजीली H रिमूव कर देगा और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, और ये OR वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या होगी, स्टार्ड। तो अपन ने देखा कि एसिड ने जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन की तो एस्टर बना। ये एस्टर तभी बन सकता है, ये स्टार्ड ऑक्सीजन तभी यहाँ पे आ सकती है जब क्लीवेज किसका हो, OH बॉन्ड के बीच का क्लीवेज हो। तो ये बात इसकी क्रियाविधि से इजीली समझ में आ गई कि अगर ये OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो स्टार्ड ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आती है एस्टर में। तो अगर ये OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसकी क्रियाशीलता भी यहाँ पे ये क्या बन गया, एस्टर। एस्टर में जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन किससे आई है, एल्कोहल के बॉन्ड ब्रेकिंग, OH बॉन्ड ब्रेकिंग से। इसकी क्रियाशीलता आपने इसकी मैकेनिज्म से पढ़ ली। अब इसी तरीके से मैं कुछ रिएक्शंस, बाकी अपन रिएक्शंस का और भी जिक्र करेंगे। जैसे अपन एसिड की बात करी तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हैं जो क्या करते हैं, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एल्कोहल से रिएक्शन करके कुछ अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, कुछ अलग अलग क्रियाविधि शो करेंगे। उसके बाद अपन कुछ ऐसी रिएक्शंस और भी देखेंगे जिसके अंदर OH ग्रुप जो है उसका क्या होगा, क्लीवेज होगा, और जिसमें CO बॉन्ड भी क्लीवेज होगा। इन सभी रिएक्शंस की अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करते जाइए, और तब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।